हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द राइटिंग प्रोजेक्ट में। और आज हम फिर से एक नया एपिसोड लाए हैं टॉपर ऐसे रिव्यू का। विजन आईएएस का टेस्ट है जिसे लिखा है इशिता किशोर जी ने, जो कि सीएससी 2022 की एआईआर बन रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप विजन आईएएस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, उसमें टॉपर्स पेपर करके होगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इशिता किशोर जी के 2 एसेज का रिव्यू कर चुका हूँ और काफ़ी बढ़िया एसेज लिखती हैं। जो भी दोस्तों राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको असिस्ट करने के लिए हमने ये चैनल स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया है। तो दोस्तों, जो लोग स्टार्ट करते हैं वो काफ़ी मतलब डिस्ट्रैक्टेड रह जाते हैं कि हम करें क्या, क्या ना करें, क्या सही प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि भाई जो ऑलरेडी टॉप कर चुका है एग्ज़ाम, उसके आप पेपर्स देखिए कि वो लिख कैसे रहे हैं पेपर्स को। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया टॉपर्स पेपर रिव्यू का। ठीक है, इशिता किशोर जी का पेपर है, 2 एसेज ऑलरेडी रिव्यू हो चुके हैं। वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दूंगा उन एसेज का। विजन आईएएस का भी आप चेक कीजिए और बढ़ते हैं आगे। तो इशिता किशोर जी जो हैं वो काफ़ी मतलब बेहतरीन ऐसे लिखती हैं, इसी वजह से तो वो AIR 1 वो हासिल किया है उन्होंने CSE 2022 के एग्ज़ाम में। तो इनकी मेन हाइलाइट्स क्या रहती हैं? इशिता किशोर जी की मेन हाइलाइट्स ये अपने पेपर में क्या चीज़ें यूज़ करती हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपको ऐसे लिखना है 1000 से लेके 1200 वर्ड्स का, जो कि वर्ड लिमिट है। और वर्ड लिमिट क्रॉस कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या करती हैं, ब्रेकअप कर देती हैं ऐसे को इनटू मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल हेडिंग्स में ये। और ये हेडिंग्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करती हैं, ऐसे ही नहीं कुछ काम चलाओ हेडिंग डाल दिया और काम बन गया। ये प्रैक्टिस से आता है कि भाई एक मुद्दे को आप कितने सब टॉपिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस से भी आएगा, दूसरी चीज़ रीडिंग रीडिंग से भी आएगा। रीडिंग से भी आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज से आएगा, कैसे यूज़ करना है ये चूज़ केस आपको बहुत ही ज़रूरी मालूम होना चाहिए। तो ये 1000 वर्ड्स का ऐसे है, मान लीजिए उसको आपने अगर 5 टॉपिक्स में, 5 हेडिंग्स में, 5 टॉपिक नहीं 5 हेडिंग में आपने अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 200 वर्ड पर हेडिंग लिखिए एंड यू आर सॉर्टेड विद द ऐसे राइटिंग। ठीक है। यूज़ ऑफ एनेक्डोट मतलब कि कहानियाँ या शॉर्ट स्टोरीज एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करती हैं। तो इनका जनरली स्टार्ट करने का ये तरीका होता है कि जो भी ऐसे टॉपिक है उसका ये छोटा सा एनेक्डोट देती हैं, 1 से 1.5 पेज का छोटी सी कहानी लिखती हैं और प्रूव करती हैं ऐसे के पॉइंट को। तो ये काफ़ी बढ़िया स्टार्ट होता है। और ऐसे को ये हमेशा इजी रखती हैं, बहुत ज़्यादा जार्गनिश लैंग्वेज नहीं यूज़ करती, इजी फ्लो वाली लैंग्वेज यूज़ करती हैं, जिससे कि जो भी आपका पेपर चेक करे मेंस में, जो भी एग्जामिनर होगा जो पेपर आपका चेक करेगा उसे आसानी होनी चाहिए। उसके बाद कोट्स का, ये कुछ सेट ऑफ कोट्स हैं जो ये मतलब मैंने इनका 2 पेपर ऐसे रिव्यू किया है, उनमें मुझे सिमिलर कोट्स मिले हैं। तो आपको कोट्स भी तैयार करने हैं, जैसे डेमोक्रेसी हुई, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ या फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, ऐसे टॉपिक्स पे आपको कुछ मतलब 2-3 कोट्स भी अगर आप किसी भी बढ़िया थिंकर का, जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेसी पे महात्मा गांधी जी का, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अगर आप कोट्स कुछ धीरे धीरे तैयार कर लीजिए, ठीक है, तो आपका ऐसे ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाता है। उसके बाद इनकी रेंज काफ़ी बढ़िया है ऐसे की। रेंज मतलब कि ये जो एनेक्डोट्स देती हैं, एग्जांपल्स यूज़ करती हैं अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, वो एंशियंट हिस्ट्री से लेके करंट इवेंट तक रहता है। मतलब आपके इनके ऐसे में आपको बुद्धा जी से लेके आपको कोविड 19 वैक्सीन तक का रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी GS 1 2 3 4 जितना भी पढ़ा है जीएस, भाई सारा ज्ञान आपको बस किसी तरह उड़ेलना है ऐसे में। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ थॉट ये आपको प्रोवाइड करता है। जो एग्जामिनर है वो ऐसे आपसे इसीलिए लिखवा रहा है कि अगर कोई भी आपको टॉपिक पे अगर आपको बोलना है तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, इसी को आप अपने थॉट को कैसे अरेंज करते हैं, यही यूपीएससी को जानना है। ऐसे के पेपर का यही मकसद है। ठीक है, उसके बाद फ्लो इनका काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत ही मस्त फ्लो होता है, एकदम एमिनेम की तरह बहुत ही सही फ्लो में ये ऐसे को लिखती हैं। तो चलिए चलते हैं इनके ऐसे रिव्यू पे। मैं ऐसे आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ विजन आईएएस की वेबसाइट पे। तो आज का ऐसे है, इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। इन्फॉर्मेशन जो है इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, सबसे बेहतरीन इन्होंने सीधे एक
कोट से, जेएस मिल के कोट से इन्होंने चालू किया डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी पे पहले इन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जाएंगी इन्फॉर्मेशन से इसको कनेक्ट करेंगी। चालू करते हैं। इफ ऑल बट वन हैज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी मस्ट लिसन, फॉर द ट्रूथ कैन एमर्ज फ्रॉम एनीवेयर। ये जेएस मिल का कोट है ऑन डेमोक्रेसी। As one of the first champions of democracy, Mill has highlighted the paramount importance of every piece of information. This prevents both the tyranny of one over majority as well as that of majority over one. This is best understood from a story of a common Indian man who was yet to make a name for himself. His genius was shunned by the world. His in-depth analysis was found in the shredding machines of monetary policy authorities. His warnings discarded as bearish paranoia. But when the American and European banks and the financial authorities started falling like dominoes, culminating into a global financial crisis of 2008, there was only one place to go. The world's best economist brushed off the dust from his book Fault Lines and reached out to the common Indian man who has predicted and forewarned a global meltdown, Raghuram Rajan. Had this discussion been democratic, his information could have prevented a catastrophe. कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले एक जेएस मिल का कोट इन्होंने डाला है ऑन डेमोक्रेसी कि जेएस मिल्स क्या बोलते हैं कि अगर किसी के पास एक एक लाइन का भी ओपिनियन है तो उसे हमें सुनना चाहिए, उसे हमें डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक आदमी की टिरनी नहीं चलेगी और मेजॉरिटी की टिरनी नहीं चलेगी किसी एक पर। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे दिया कि भाई रघुराम राजन थे 2008 के ये हाउसिंग क्राइसिस जो हुआ था यूएस में, जिससे कि ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन हो गया था। तो रघुराम राजन ने कई जगह पे मॉनेटरी पॉलिसी वालों को कई जगह पे लेटर लिखा, बुक्स लिखी कि भाई इसमें पूरा दिक्कत है, ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट शॉप वाला है सब, इसमें सब दिक्कत है और इससे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, जो कि आया भी। बट लोगों को लग रहा था कि ये बेरिश टाइप के दिमाग के आदमी है, मतलब कि जो स्टॉक्स को नीचे ले जाना चाहता है, उस तरह की इकोनॉमिस्ट हैं और ये इनका बस एक फियर है। तो इनका जो भी था मतलब इनका फाड़ वड़ के फेंक दिया जाता था, इनका जो भी ओपिनियन था। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, वो ट्रूथ उनका वो मतलब सही साबित हुआ जो भी उनकी एनालिसिस थी। तो इसीलिए किसी के पास भी कोई भी ओपिनियन हो तो उसे हमें डायरेक्टली डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। कितनी बढ़िया तरीके से, मतलब कि जो ऐसे गेम खेल रहा है यूपीएससी में, अगर आपने ऐसा इंट्रोडक्शन ले लिया ना तो समझ लीजिए कि मतलब आप औरों से ऑलरेडी ऊपर हो गए हो। ठीक है, और भी आप इसमें एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल थ्योरी निकोलस कॉपरनिकस था जो कि थ्योरी ऑफ हीलियोसेंट्रिसिटी दिया था कि मतलब कि सूरज बीच में उस धरती उसके चक्कर काट रही है। बट चर्च और बाकी लोग उसको बोलते थे कि ये पागल है, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो सही साबित हुआ। ठीक है, बाकी के लोग गलत थे। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, होना ही चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन कहीं से भी आए उसको हमें वॉल देना चाहिए जिससे वो बाहर आ सके। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगी कि ये डिस्कशन क्या कर रही है। इंट्रोडक्शन इन्होंने काफ़ी अच्छे एनेक्डोट के साथ दे दिया है। अब ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कशन होंगी, जो टॉपिक्स हैं बेसिकली जिस हेडर्स पे बात होगी वो हेडर्स इन्होंने यहाँ पे दे दिया। इन दिस से वी विल अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ प्लेड इन शेपिंग इट्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस and its contemporary significance, and finally we will take a peek into what the future looks like। ठीक है, तो ये बताना चाहती हैं कि ऐसे में हम क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन का क्या रोल है शेपिंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, और अभी कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है भाई इंफॉर्मेशन का। ठीक है, एंड फाइनली वी विल टेक अ पीक इनटू व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक। ठीक है, फ्यूचर में मतलब वे फॉरवर्ड की बात करनी है। तो डेमोक्रेसी की ओरिजिन से अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो भी हमारा टॉपिक था उनको डिफरेंट हेडर्स में तोड़ दिया। 5 हेडर्स में अगर आपने तोड़ दिया किसी एक मुद्दे को, 5 हेडर्स में तोड़ दिया और भाई 150 वर्ड भी लिख दिया, 150 से 175 वर्ड 200 वर्ड लिख दिया, तो यू आर डन विद ऐसे। आपको ऐसे लिखना आ गया, आपको एक मेहनत टास्क नहीं लगेगा। ठीक है,
तो डेमोक्रेसी की ओरिजिन्स पे आते हैं। इन एंशियंट ग्रीस एरिस्टोटल हेल्ड दैट कॉमन मैन वर्किंग टुगेदर कैन अराइव एट बेटर डिसीजंस देन फिलोसफर्स इन आइसोलेशन। ठीक है, ये कोट था। ही शोकेस्ड that when information emerges democratically from all direction, it creates a solid foundation for dialectics, deliberation and debate are the heart and soul of democracy and information is the key to it। ठीक है, जब भाई बहुत लोग उस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिशाओं से जब ओपिनियंस आएंगे तो एक सॉलिड फाउंडेशन बनाएगा डिबेट के लिए कि भाई किसी मुद्दे पे बात हो सके। वहाँ से स्टार्ट होती है डेमोक्रेसी। ठीक है, अरस्तु एरिस्टोटल का एग्जाम्पल इन्होंने लिया, काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल। ये देखिए, जेएस मिल से चालू किया, रघुराजम की कहानी बताई, उसके बाद अरिस्टोटल तक पहुँच गई। ठीक है, एंशियंट ग्रीस तक पहुँच गई। तो देख रहे हैं आप, रेंज काफ़ी बढ़िया रेंज है। आगे चलते हैं। दिस वॉज ऑल्सो शोकेस्ड इन दी कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ एंशियंट इंडिया। अमर्त्य सेन इन हिज बुक आर्गुमेंटेटिव इंडियन टॉक्स अबाउट India's democratic roots, from the debates between Gargi and Yagnavalkya in Chandrodya Upanishad to the Buddhist sabhas and samitis, the individual experiences flowing through a network of capillaries in a society were the ground for informative and intellectually stimulating discussions। तो विदुषी गार्गी का यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लिया, आप भी स्टेट कर सकते हैं उसको। और बुद्धिस्ट सभा और समिति में कैसे इन्फॉर्मेशन रोल प्ले करती थी और एक कैपिलरी बिल्ड करती है सोसाइटी में डेलिब्रेशन, डिबेट और मुद्दों को उठाने के लिए। ठीक है, इसी तरह इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है। द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन ईच one of us having equal opportunity of being heard. This is because of the doctrine of Anekantvad of Jainism, wherein each one of us carries our own perspectives and versions of the same truth. This makes any piece of information fluid and dynamic। ठीक है, क्या बेहतरीन लिखा कि जैनिज्म में जो अनेकांतवाद का थीरी है उसमें क्या है कि सच्चाई जो है हर आदमी पे डिफर करती है, इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है इस सब्जेक्ट टू डिबेट इज फ्लूइड एंड डायनेमिक। काफ़ी बढ़िया लिखा है। देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज की यूज़ कर रही है यहाँ पे, और अपने पॉइंट को कितने अच्छे से प्रूव कर रही हैं विद एग्जांपल्स। सिर्फ यहाँ पे फिलॉसफी नहीं दी जा रही है। ठीक है, इवेंट्स डिस्क्राइब करती हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो आपको भी आप इसी ऐसे में से इवेंट्स को उठा के लिख लीजिए। आप एक नोटबुक बनाइए ऐसे मटेरियल की, ठीक है, ऐसे फिलर मटेरियल की, उसमें हर मुद्दे का, जैसे यहाँ डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो डेमोक्रेसी की भाई अगर 4 से 5 कोट एन एग्जाम्पल आपको इसी ऐसे से मिल जाता है तो आप यू आर डन फॉर डेमोक्रेसी। जैसे आप लिख दोगे आराम से। टुडे मॉडर्न डेमोक्रेसीज provides its citizen right to freedom of speech and expression. Such right has dual nature under Indian Constitution of Article 19. Firstly, it includes right to an informed opinion, and secondly, it also encompasses the right to be heard before the conclusion of any trial. This is what makes a democracy substantive, where despite charges of misconduct, the person is lawfully given an opportunity to present their case with information that can potentially change the judgment। ठीक है, इसमें ये बात करती हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या आर्टिकल 19 दिया गया है कि राइट टू बी हर्ड है आपके पास, और इन्फॉर्मेटिव ओपिनियन का आपके पास राइट है, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो इन द कोर्ट्स। देखिए कहने को तो नॉर्थ कोरिया को क्या बोला जाता है, DPRK बोला जाता है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो क्या वो डेमोक्रेटिक है? नहीं। डेमोक्रेसी में सब्सटेंस कब आता है? सब्सटेंस तब आएगा जब आपके पास ये आर्टिकल 19 टाइप की फ्रीडम होगी। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं। आप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो फास्ट पेस लग रहा है तो मैं जानबूझ के इसको फास्ट पेस कर रहा हूँ, प्लस एक कमेंट्री है। ठीक है, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़िए, वो आपके लिए बेटर होगा, और ये वीडियो आपको तो हेल्प करेगा ही करेगा, नो डाउट। आप उठा के इसमें से ज़रूर पॉइंट्स लिखिए। इंडिया कैन रिकॉग्नाइज द राइट टू इंफॉर्मेशन एज ए स्टैट्यूटरी राइट। India even recognizes the right to information as statutory right, which has not only empowered citizens but also deepened the democracy। इंडिया जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन को एक स्टैट्यूटरी राइट भी देता है, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी और डीपेंड हो गई है। मॉडर्न डे एक्सपेरिमेंट्स हैव दस क्रिएटेड अ डिफरेंट नोशन ऑफ डेमोक्रेसी एज ईच एक्सपेरिमेंट रिवील्ड वेरिड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब नए तरीके के भाई एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं डेमोक्रेसी को लेके कि भाई डेमोक्रेसी आखिर में होती क्या है।
तो भाई सबके पास अलग इन्फॉर्मेशन है, सबके पास अलग वक्तव्य है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे बात करती हैं डेमोक्रेसी के वर्जन का, डेमोक्रेसी वर्जन्स एंड इंटरप्रिटेशंस। इट वाज राइटली हेल्ड बाय मैकआइवर दैट इवन थिंकर every thinker is a child of his times, as the prevailing situations shape the conclusions derived by one. For Mahatma Gandhi, democracy was spiritual and physical mobilization of economy, social, political resources. His descriptions relied on information he had collected from the masses. Needed empowerment, village republics needed strengthening for Ram Raj, and youth needed a vocation for true Swaraj. Alright, तो यहाँ पे महात्मा गांधी को ये कहना चाहती हैं कि महात्मा गांधी का जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी था वो स्पिरिचुअल और फिजिकल मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल था, किस लिए? सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और उनको ये डिस्क्रिप्शन, उनको ये इस कंक्लूजन पे डेमोक्रेसी की वो कैसे हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते थे जो कि वो मासेस से कलेक्ट करते थे, ठीक है। और इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि इंडिया नीड्स विलेज रिपब्लिक्स, इंडिया इसी को बोलेंगे यहाँ पे भारत में राम राज्य, ठीक है। यूथ को क्या चाहिए? वोकेशनल स्किल्स चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सके। दैट वॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधी फॉर अ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दे रही हैं महात्मा गांधी की। अब मार्क्स का क्या था? मार्क्स दस इन कॉन्ट्रास्ट टू मार्क्स हु also envisaged a classless society but relied on violent means, his information, that is capitalist exploit workers, shaped his idea on democracy. महात्मा गांधी का क्या था? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल होना चाहिए, विलेज विलेज पंचायत होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मार्क्स का क्या था डेमोक्रेसी का? कि सबसे पहले एक क्लासलेस सोसाइटी बनो, ये जो बोर्जुआ हैं और जो ये प्रोलेटेरिएट है, ये क्लास ही खत्म करो, ठीक है, और एक क्लासलेस सोसाइटी बनाओ, देन ओनली अ ट्रू डेमोक्रेसी वुड अपीयर। राइट, another interesting contrast is that Jawaharlal Nehru and Sundarlal Bahuguna, while the former believed in heavy industrialization based on the information that his country has been subjected to centuries of drain of wealth, the latter dedicated his life for saving trees and forests, Chipko Andolan, based on his derived information that ecology is a permanent economy. This showcases how information is the currency for very the definition of democracy, ठीक है। यहाँ पे बताना चाह रही हैं कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी रिलाई करते थे कि इंडिया को डीपली इंडस्ट्रियलाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज सब्जेक्टेड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉर सेंचुरीज, सो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन would cater the needs for Indian democracy. But सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि एक इकोलॉजिस्ट थे, वो कहना चाहते थे कि इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकोनॉमी, मतलब कि जब आप अपने पर्यावरण की सुरक्षा करोगे वही आपको इकोनॉमिक रिसोर्सेज तो देगा। तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए 4 एग्जाम्पल्स इन्होंने दे दिया, गांधी से लेके, मार्क्स से लेके, नेहरू से लेके और सुंदरलाल बहुगुणा। अब बताइए कितने बढ़िया एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये यूज़ कर रही हैं। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हम ऐसे कई टॉपर्स के पेपर को रिव्यू करेंगे। आप इसी से अपना पूरा एक जत्था तैयार कर लेंगे ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैकलिंग द एनी ऑफ द ऐसे पेपर्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन द फ्लिप साइड, ठीक है, इंफॉर्मेशन के पॉजिटिव नेगेटिव्स पे यहाँ ये आप बात करने वाली हैं। In an era that is fast becoming synonymous as the age of information, internet and social media, we are now facing a typical problem of plenty. WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan calls this peculiar issue as infodemic. The problem now is not the lack of information but the excess of it. This created serious health concerns during the pandemic. Information sharing within the four walls of democracy has become so rampant that we are no longer know what to believe. A case in point is of Americans, inhabitants of the older democracy, who did not know whom to believe. Dr. Fauci, who recommended perpetual use of masks, and President Trump, who called the virus as farce. Beside health, it is also created challenges for the survival of democracy in pure sense. On one hand, government bodies themselves were alleged to have misused information of citizens for private gains, revealed in the famous Pegasus snooping diaries.
On the other hand, big tech firms shrug off all the responsibility when democratic elections were tampered with by manipulation of information in the Cambridge Analytica case. This makes one wonder if information which was once the foundational pillar of the democracy is fast becoming very cause of its decline. ठीक है, अभी तक शुरू से अंतिम तक ये कहना चाह रही थी कि जो इन्फॉर्मेशन है ये कैपिलरीज की तरह है, सोसाइटी में जो बहता है, इससे क्या होता है, डायलैक्टिक्स क्रिएट होती है सोसाइटी में, डिबेट का एक माहौल तैयार होता है जहाँ से डेमोक्रेसी इमर्ज करती है। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी वर्ड में ये सौम्या स्वामीनाथन का ये एग्जांपल 2-3 बार यूज़ कर चुकी हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO की साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इन्फोडेमिक आ गया है, इन्फोडेमिक आ गया, जैसे पेंडेमिक आया था, इन्फोडेमिक आ गया, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गया कि यू डोंट नो व्हाट टू बिलीव, व्हाट इज़ करेक्ट। ठीक है, वेयर यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। ठीक है, हम लोग एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में, हमको पता ही नहीं है कि हमें क्या बिलीव करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे पेंडेमिक के दौरान में वायरस के बारे में क्या बिलीव करना चाहिए, दैट वाज अ वेरी मतलब कि वेरी हॉट इशू ड्यूरिंग द पैंडमिक, गलत इन्फॉर्मेशन आ रही थी। उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कि इलेक्शन मैनिपुलेशन हुआ था ट्रंप के में। ठीक है, तो ओपिनियंस आपके बदले जा सकते हैं ना, आपको गलत चीज़ फंसाए पढ़ाई जा सकती है, आप लोग वेल वर्स्ड हो इस टॉपिक से, बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, फिर अगले हेडिंग पे चलती हैं, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनका टोटल क्या है, ये एसेस को ब्रेक करती हैं डिफरेंट हेडिंग्स में और काफ़ी अच्छा हेडिंग यूज़ करती हैं। देखिए डेटा इज़ द न्यू ऑयल, कितना बढ़िया हेडिंग यूज़ किया है। उसके बाद डिफरेंट एनेक्डोट्स का ये बहुत ही भर के इस्तेमाल करती हैं। हर चीज़ पे आप भी एक कहानी तैयार कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि भाई खोजो और परेशान हो कि भाई मैं 20 दिन से परेशान हूँ, मुझे डेमोक्रेसी पे स्टोरी नहीं मिल रही है, सीधे यहीं से कॉपी कर लो ना यार, यही चीज़ कॉपी कर लो। क्या ज़रूरी है भाई फालतू का परेशान होने का, अगर आपको दिए मिल रहा है कंटेंट, इसी में से आप लिख लो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स पूरा एकदम बढ़िया से टॉपर का कंपाइल्ड करके डेटा दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप बहुत ही अच्छा करोगे यार, एवरेज लोगों से बहुत ही अच्छा करोगे। आजकल देखिए इतना कोचिंग्स खुल गए हैं, आपको इरेलीवेंट चीज़ें फालतू में पढ़ाई जाती हैं, इरेलीवेंट चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, जो निकाला एग्जाम भाई उसी को असली चीज़ मानिए। ठीक है, 50 टीचर हैं, कोई कुछ नहीं जानता wanता है। तो अगला एग्जाम्पल है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फिल्टर्ड स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फिल्टर्ड स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए कितने बढ़िया तरीके से डेटा को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड और फिल्टर्ड स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब भाई बहुत सारे आइडियाज घूम रहे हैं, अब आप उसको एक फिल्टर करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दोगे, उसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, with industrial revolution 4.0 on its way, data is the currency not just for democracies but now for corporates. Tools like AI, big data analytics have revolutionized the essence of information. It makes it imperative to follow what H. Truman suggested in 20th century: trust but verify. हैरी एस ट्रूमैन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में बात हो रही है। Responsible use of information is the prerogative of democracies. Now, to ensure right of privacy to persons, we have now entered in an era where democracies will be the currency that can tame limitless information. ठीक है, क्या होता है जो डिक्टेटरशिप्स होती हैं, मान लीजिए कि आपका आया नॉर्थ कोरिया DPRK। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे तो भाई इंफॉर्मेशन कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, बट जो डेमोक्रेसीज हैं, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, यही हैंडल करेंगी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यही हैंडल करेंगी, ये कहना चाह रही हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी टू emerge as a democracy. As people of the word fear Orwellian tendencies, we must strive for a society where the mind is without fear and head is held high. If J.S. Mills were alive today, he would advocate the same to prevent the tyranny of information in a democracy. ठीक है दोस्तों, तो ये था ऐसे, इतना बढ़िया ऐसे लिखा, इतना ही बेहतरीन ऐसे लिखा। और देखिए आपको ये लगेगा कि भाई इतने आइडियाज़ ही कहाँ से खटाखट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो ये रिपीटेड आइडियाज़ हैं। ठीक है, आप किसी भी थिंकर विंकर को, यहाँ तक कि आप सदगुरु को भी अगर आप सुनेंगे तो भाई उनका 10 वीडियो सुनेंगे ना, फिर लगेगा कि भाई हाँ वही बात तो बोल रहे हैं आप।
ठीक है। तो यही चीज आप देखिए, आप किसी भी उसको देखिए, मैं तो कई एंटरप्रेन्योर्स को भी सुनता हूँ, सब वही रिपीटेड, उनका एक टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट होता है, एक सेट किए होता है कि भाई मैं ये चीज़ बोलूँगा। ठीक है। मैं रैपर्स का भी यही होता है, आपको लगता है कि भाई ये जो रैपर है, ये तुरंत ही क्या बोलते हैं, ये तो रैप क्रिएट कर दिया, कुछ नहीं क्रिएट विएट किया है भाई। वो वो सब टेम्पलेट होता है, हर सिचुएशन पे आप उसके लिए तैयार रहिए, जोड़ मरोड़ के एक चीज़ बना दीजिए। तो यही चीज़ यहाँ पे ये भी इस्तेमाल कर रही है। देखिए WHO साइंटिस्ट वाला एग्जाम्पल आपको मिला। ठीक है, पिछले एसेज में डिस्कस था सौम्या स्वामीनाथन का इन्फोडेमिक, सेम चीज़ लिखी हुई थी। उसके बाद JS मिल का ये हमेशा यूज़ करती हैं। ठीक है, रघुराम राजन जी वाला नया था। फिर हिस्ट्री में जो ये सभा समिति वाला जो कॉन्सेप्ट था, और विदुषी गार्गी वाला जो एग्जाम्पल था, ये सब बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में बस ये कर लिए हैं। तो देखिए, आपके पास आपको भी नॉलेज है, अगर आप अभी ऐसे का वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत सोचिए कि आप किसी से पीछे हो, आपके पास नॉलेज है, बट इट नीड्स टू बी कैटेगराइज्ड। ठीक है, उसको अच्छे से कैटेगराइज कर लो, उसी को रट लो। ठीक है, डेमोक्रेसी पे रट लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रट लो, वुमेन एम्पावरमेंट पे रट लो, ऐसे ऐसे बिंदु आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो उसको फॉलो करते रहो, इसी में से नोट्स बना लो, या तो फिर बोलो मैं ही आपको नोट्स दे दूँ। ठीक है, लिख के। तो दोस्तों, ये था वीडियो, काफ़ी बढ़िया वीडियो था, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अभी इस पेपर का एक एक टॉपिक तो मैंने ऐसे कर रिव्यू कर दिया है, सेकंड वाला कल परसों में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो यार, मेहनत लगता है भाई वीडियोस बनाने में। और जो भी दोस्त लिख रहा है ऐसे ना, उसको तो प्लीज़ पक्का शेयर करो, मोटिवेशन भी बना रहेगा, कभी भाई नहीं पढ़ने का मन है तो डायरेक्ट वीडियो देख लिया। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करो हमारे इस यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।